हेलो दोस्तों, आई एम गगन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट 5 ऑफ 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। अगेन मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप इस वीडियो को फुली यूटिलाइज करना चाहते हैं तो पहले इस चैप्टर के 4 पार्ट्स को देखिए, वो देखना बहुत जरूरी है। लिंक आपको ऊपर टॉप राइट कॉर्नर और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो विदाउट टॉकिंग फर्दर, लेट्स गेट इनटू टुडेस वीडियो और चलिए सीखते हैं। लास्ट लेक्चर में हम मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम की बात कर रहे थे और मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के लिए हम वैल्यू एडेड मेथड को अच्छे से पढ़ चुके थे। आज हम नेशनल इनकम को मेजर करने का नेक्स्ट मेथड विच इज इनकम मेथड को पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास जब शुरू हुई थी तो मैंने एक डायग्राम शेप में बनाया था यहां पर और ऐसे लिखा था कि सबसे पहले हमारी एक्टिविटी होती है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करने के बाद फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो भी होते हैं हमारे, उनको पेमेंट की जाती है जो बन जाती है उन लोगों की फैक्टर इनकम। और फैक्टर इनकम को देन वो स्पेंड करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं फाइनल कंजम्पशन पे। तो देखिए ये हमारा प्रोसेस है जहां पर हमारे मेथड्स है। प्रोडक्शन जब हम करते हैं तो हम प्रोडक्शन में वैल्यू ऐड करते हैं, तो यहां पर हमने लिखा वैल्यू एडेड मेथड। जब हम लोग प्रोडक्शन करते हैं तो फैक्टर्स ऑफ पेमेंट, जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनको पेमेंट की जाती है। सपोज मैं किसी से सर्विसेज ले रहा हूं एज लेबर, तो मैं उसको लेबर की सर्विसेज पे कर रहा हूं, तो वो मेरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, तो मैं उसको पेमेंट करूंगा तो उसकी इनकम होगी। यानी मैं इस मेथड में क्या करने वाला हूं कि जिन लोगों की इनकम, मेरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन लोगों को जो इनकम हो रही है, तो इन सब लोगों की इनकम को टोटल कर दूंगा तो मैं इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकाल पाऊंगा। यानी यहां पर इनकम जब इन लोगों को पे किया गया तो इन लोगों की जब इनकम हुई तो मैं यहां पर नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहा हूं इनकम मेथड से। ध्यान से समझिए, जो इन्होंने वैल्यू ऐड की एक्चुअल में वही वैल्यू तो इनको पे करी है। तो इस मेथड से जो हमारा आंसर आया था और इस मेथड से जो आंसर आएगा वो बिल्कुल सेम होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनकम मेथड को और सीखते हैं कि ये क्या है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान सा टॉपिक है, आसानी से समझ आने वाला है। हाँ, एक बात है कि इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर आप इसको समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ आएगा और इसमें पूरे स्कोर किया जाता है। तो चलिए सीखते हैं। हाँ जी, इनकम मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। इस मेथड का मतलब है कि जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट हो रही है, यानी फैक्टर इनकम जो रिसीव हो रही है उन लोगों को, उन सबको टोटल कर दो तो आपकी नेशनल इनकम निकल आएगी। एक्चुअल में फैक्टर इनकम जो है वो हमें 5 सोर्सेज से रिसीव होती है। उन्हीं 5 सोर्सेज को हम इस मेथड में टोटल करने वाले हैं और अपनी नेशनल इनकम निकालने वाले हैं। चलिए हम यहाँ इस मेथड को टेक्निकली जाने से पहले मैं आपको 5 सोर्सेज बताने की कोशिश करता हूँ कौन कौन से, जहां से हमें इनकम रिसीव होती है। फर्स्ट सोर्सेज, या तो कोई पर्सन जो है, ठीक है, वो कहीं पर जॉब कर रहा है तो उसको सैलरी, वेजेस, ये सब कुछ रिसीव हो रहा है। यानी पहला तो हमारा ये सोर्स हो सकता है कि पर्सन जॉब करके पैसा कमा रहा है। सेकंड हो सकता है कि पर्सन बिजनेस करता है तो वहां से वो प्रॉफिट कमाता है, यानी सेकंड सोर्स हमारा ये होता है। थर्ड सोर्स हमारा हो सकता है कि मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने उस प्रॉपर्टी को रेंट पे दे दिया तो मुझे रेंट या फिर रॉयल्टी मिल रही है। अभी हम इसको समझेंगे रॉयल्टी को, ये बेसिकली एक रेंट ही होता है, तो यानी मैं रेंट या रॉयल्टी से पैसे कमा रहा हूं। फोर्थ, मेरे पास बहुत सारा पैसा पड़ा था, मैंने उसको इन्वेस्ट कर दिया किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में जहां से मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, यानी मैंने उस पैसे को लोन दे दिया किसी को प्रोडक्टिव सर्विसेज के लिए और वहां से मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये मेरी 4 सर्विसेज हो, मतलब 4 एरियाज हो गए जहां से मुझे फैक्टर इनकम मिल रही है। लास्ट मेरा क्या एरिया हो सकता है? लास्ट है मिक्स्ड इनकम। बेसिकली मैं इसको टेक्निकली मिक्स ना बोल के बोल देता हूं रेजिडुअल इनकम, यानी बची कुची। मुझे इनके अलावा जहां से भी पैसा मिला मैंने बोल दिया रेजिडुअल इनकम। तो मेरे पास ये 5 सोर्सेज है जहां से मुझे फैक्टर इनकम रिसीव हो रही है। इनके अलावा कोई सोर्स ऐसा नहीं है जहां से मुझे फैक्टर इनकम रिसीव हो। एक्चुअल में मैंने इस मेथड के अंदर इन 5 सोर्सेज को प्लस किया है और मेरी नेशनल इनकम निकल आई है। जैसे याद कीजिए, वैल्यू एडेड मेथड से हम जो निकालते थे वो नेशनल इनकम नहीं होती थी, जीवीए एमपी निकलता था, जिसका नाम हमने जीडीपी एमपी भी रखा था, यानी इसको जीडीपी एमपी भी बोला गया था। तो ऐसे ही यहां पर भी इनकम मेथड से हमारा डायरेक्टली नेशनल इनकम नहीं निकल आती, इनकम मेथड से हमारा निकलता है एन
DPFC। देन हम इसको कन्वर्ट करते हैं नेशनल इनकम में। ठीक है, तो अब इन 5 सोर्सेस को हम टेक्निकली समझते हैं और समझते हैं कि इनके बीच बीच में क्या क्या आता है। चलिए अब इनको टेक्निकली समझते हैं। हाँ जी, जो मेरा फर्स्ट सोर्स ऑफ नेशनल इनकम, फर्स्ट सोर्स ऑफ फैक्टर इनकम था, मैंने आपको बताया सैलरीज वेजेस। उसका टेक्निकल नाम रखा गया कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। यानी जो मेरा फर्स्ट कंपोनेंट है इनकम मेथड के लिए वो है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का क्या मतलब है? यानी एम्प्लॉइज को अपनी फैक्टर सर्विसेज के लिए जो भी पेमेंट मिल रही है। अब एक बात बताओ, मैं एक पर्सन एम्प्लॉय हूं, मैं कहीं पे काम कर रहा हूं तो बदले में सैलरी तो लूंगा ना, तो यही है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। मेरा एम्प्लॉयर मुझे सैलरी देगा, तो ये रहा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, यानी ये मेरी फैक्टर इनकम है। इनकम मेथड में जोड़ेंगे हमारा आंसर आएगा। तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज यानी कि जो एम्प्लॉयज रिसीव करते हैं अपनी फैक्टर सर्विसेज के लिए एम्प्लॉयर से, इसको फर्दर 3 पार्ट्स में बांटा गया। कह रहे हैं कि कॉम्पनसेशन में आ जाती हैं वेजेस, सैलरीज। तो कह रहे हैं कि एक तो जो है वो वेजेस एंड सैलरीज इन कैश हो सकता है। ओके, सेकंड बोला गया कि वेजेस एंड सैलरीज वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड हो सकता है। काइंड का मतलब अदर देन कैश, नॉन मॉनेटरी टर्म्स में आपको वेजेस एंड सैलरी मिली हो, या फिर कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स बाय एम्प्लॉयर। यानी ये 3 कंपोनेंट है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के। कह रहा है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ये 3 तरीके से हो सकता है। फर्स्ट इज वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, यानी जो भी मैं काम कर रहा हूं उसके लिए मुझे जो कैश में वेजेस या सैलरीज मिल रही है। सेकंड, इन काइंड में मिल सकती है। काइंड का मतलब मुझे कैश ना मिलके कैश के इक्विवेलेंट बेनिफिट मिल गया। कैसे सर, क्या हो सकता है? सपोज मेरे जो एम्प्लॉयर है उसका काम फर्नीचर का है, यानी मैं फर्नीचर फैक्ट्री में काम करता हूं, तो मैंने मेरे एम्प्लॉयर को बोला सर इस मंथ मुझे सैलरी मत दो, इस मंथ ना मुझे एक सोफा सेट दे दो जितने की मेरी सैलरी है उतने का। तो ठीक है, मुझे सैलरी इस बार काइंड में मिल गई, तो ये भी इसका एक कंपोनेंट हुआ। थर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझने वाली चीज है। अगर आप अकाउंट्स के स्टूडेंट तो ये आपको क्लियर भी होगा काफी हद तक कि कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स पर एम्प्लॉयर। याद कीजिए एम्प्लॉयर्स क्या करते हैं, एम्प्लॉयज के लिए प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी फंड या फिर पेंशन फंड में पैसा डालते हैं एम्प्लॉयज के लिए। जैसे मैं एम्प्लॉयर हूं, मेरे नीचे एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो मैं उनके लिए प्रोविडेंट फंड जोड़ता हूं, उनके लिए ग्रेचुटी का पैसा जोड़ता हूं, पेंशन जोड़ता हूं, तो ये अल्टीमेटली उनको मिलना है। हाँ, अभी नहीं मिलना है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद या फिर जब वो जॉब छोड़ के जाएंगे तो उनको ये पैसा मिल जाना है। तो ऐसा पैसा जो एम्प्लॉयर ही दे रहा है पर डायरेक्टली नहीं दे रहा, इनडायरेक्टली दे रहा है, बाद में मिलेगा उनको, तो ऐसे कंट्रीब्यूशन को भी कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय माना गया और हमने इसमें ऐड किया। तो यानी कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय अगर आपको टोटल कैलकुलेट करना है तो आपको इन तीनों कंपोनेंट्स को ऐड करना पड़ेगा। तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में क्या क्या आ गया? वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड एंड कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स बाय एम्प्लॉयर। जो भी एम्प्लॉयर पीएफ में पैसा डालेगा, ग्रेचुटी में डालेगा, पेंशन में डालेगा या फिर एक्सेट्रा और भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हो सकती है। बेसिकली जो भी खर्चा किया जाएगा एम्प्लॉयज के लिए फ्रॉम द साइड ऑफ एम्प्लॉयर, वो सब कुछ ऐड हो जाएगा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में और अल्टीमेटली पार्ट बनेगा हमारे इनकम मेथड का। तो हमने अपना फर्स्ट कंपोनेंट याद कीजिए, हमने 5 कंपोनेंट्स अभी लिखे थे आपके सामने, 5 सोर्सेज ऑफ इनकम, फैक्टर इनकम जहां से मिल सकती थी, उसमें से फर्स्ट को कवर कर लिया। आइए करते हैं सेकंड पार्ट। हाँ जी, हमारा सेकंड कंपोनेंट है रेंट एंड रॉयल्टी। ये भी हमारी एक फैक्टर इनकम है, यानी यहां से भी हमें फैक्टर इनकम रिसीव होती है। रेंट का मतलब सबको पता है, यानी रेंट फ्रॉम
ओनरशिप ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। आपकी कोई प्रॉपर्टी है, अब वहां से रेंट रिसीव कर रहे हो तो वो आपका रेंट हो गया। देखो रेंट दो पार्ट्स में कैलकुलेट किया गया, कह रहा है कि अगर आपको एक्चुअल रेंट रिसीव हो रहा है तो वो तो ऐड होगा ही होगा डेफिनेटली। मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने सच में किसी को किराए पे दी हुई है, वहां से इनकम आ रही है, तो एक्चुअल रेंट तो कैलकुलेट होगा ही होगा। प्लस इंप्यूटेड रेंट। इंप्यूटेड रेंट का मतलब है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, यानी मेरी कोई प्रॉपर्टी है, देखो एक तो जिस प्रॉपर्टी में मैं रहता हूं उसका रेंट नहीं, उसके अलावा मेरी और भी प्रॉपर्टी है जो मैंने किराए पे नहीं दे रखी, माना जाएगा कि वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, यानी उसमें मैं ही रहता हूं, उसमें ये माना जाएगा और इंप्यूटेड रेंट कैलकुलेट किया जाएगा और इनकम में जोड़ा जाएगा। और क्लियर करता हूं, मेरे पास दो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टी 1 एंड प्रॉपर्टी 2। इसमें तो मैं खुद रहता हूं, इस वाली प्रॉपर्टी में ना कोई नहीं रहता, खाली पड़ी है। मान लिया जाएगा कि इसमें मैं ही रहता हूं, और देखो अगर ये मेरे पास ना होती तो डेफिनेटली मैंने किसी को रेंट पे दी होती, वहां से मुझे इनकम आ रही होती, तो बस यही माना जाएगा कि इस प्रॉपर्टी से मुझे इंप्यूटेड रेंट यानी माना गया रेंट आता है और वो यहां पर ऐड किया जाएगा इस रेंट में और पार्ट बनेगा नेशनल इनकम में इनकम मेथड का। यानी कि एक्चुअल रेंट और इंप्यूटेड रेंट दोनों आएंगे रेंट के अंदर। फ्रॉम ओनरशिप ऑफ लैंड बिल्डिंग एक्चुअल रेंट और इंप्यूटेड रेंट दोनों आएंगे। सेकेंड चीज है रॉयल्टी। रॉयल्टी में है जब मैं किसी को राइट ग्रांट करता हूं ऑफ माइनिंग फैसिलिटीज, लीजिंग। देखो इसको समझने का तरीका क्या है, रॉयल्टी भी एक तरीके का रेंट ही है, यानी रेंट और रॉयल्टी में कोई डिफरेंस नहीं है। जब मैं माइंस को सबलेट करता हूं, देखो गवर्नमेंट ने माइंस, मान लो कोल माइन था, उसका ठेका मुझे दिया कि मैं उस माइन में से कोयला निकाल के बेच सकता हूं, ठीक है, मैंने उस क्या कहते हैं माइन को आगे सब कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया, ठीक है, तो उससे मुझे एक रेंट रिसीव हो रहा है, मैं गवर्नमेंट को एक रेंट दे रहा हूं उस माइन को यूज करने का, हमेशा के लिए वो मेरी नहीं होगी, लीज रेंट दे रहा हूं उसको मैं पर्टिकुलर पीरियड के बाद गवर्नमेंट को, और सामने वाला सब कॉन्ट्रैक्टर मेरे को एक रेंट देता है, तो वो रेंट को ना रॉयल्टी बोला गया। यानी जब हम किसी को राइट देते हैं, राइट ग्रांट करते हैं कि हाँ आप हमारी चीज को माइनिंग के लिए यूज कर लो, तो हम उसको रॉयल्टी बोलते हैं। इसके अलावा जब एजुकेशनल पब्लिकेशंस होती हैं वहां से भी हमें रॉयल्टी आती है। मैं एग्जांपल देता हूं, किसी ऑथर की, सपोज मेरी एक बुक है वो पब्लिश हुई, आप लोगों में बहुत पसंद करी, मैं अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स की बुक मैंने अपनी राइट डाउन करी और उसको मैंने पब्लिश करवाया, बहुत अच्छी बिकी, तो जिस पब्लिशर से मैंने उसको बुक को प्रिंट करवा के बेचा है वो पब्लिशर मुझे रॉयल्टी देता है उस बुक के बिकने पे, यानी बेसिकली एक रेंट देता है, वो मेरी बुक का राइट बेच रहा है कि हाँ मैंने उसको बोला हो कि आप मेरी बुक छाप के बेच सकते हो, तो मुझे वो रॉयल्टी देता है। तो रॉयल्टी का मतलब भी रेंट ही है। तो ये है हमारा सेकंड कंपोनेंट था, रेंट एंड रॉयल्टी, जो मेरी एक फैक्टर इनकम है और इनकम मेथड में ऐड होती है। चलिए करते हैं हमारा थर्ड कंपोनेंट। हाँ जी, दो कंपोनेंट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज और रेंट एंड रॉयल्टी हम कवर कर चुके हैं। थर्ड कंपोनेंट है इंटरेस्ट। समटाइम्स मेरे पास आइडियल पैसा पड़ा होता है, बहुत पैसा पड़ा होता है, मैंने किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए वो लोन दे दिया, यानी किसी प्रोडक्शन यूनिट को लोन दे दिया, तो वहां से जो मुझे इंटरेस्ट रिसीव होगा वो मेरी फैक्टर इनकम का पार्ट बनेगा और इनकम मेथड में जोड़ेगा। यानी देखो देखने वाली बात क्या है कि जो मैंने लोन देना चाहिए वो किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए ही देना होना चाहिए, यानी कि अगर मैंने जो अपना लोन है वो किसी नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए दिया हुआ है, पर्सनल पर्पस के लिए दिया हुआ है, तो उसका रिसीव हुआ इंटरेस्ट यहां पर नहीं आएगा, फिर वो तो ट्रांसफर इनकम हो गई। यानी कि प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए ही मुझे लोन ग्रांट करना है और वहां से मुझे जो इंटरेस्ट रिसीव होगा वो मेरा ऐड होगा इनकम मेथड के कंपोनेंट में और फैक्टर इनकम बनेगा। जो मेरा फोर्थ कंपोनेंट है वो है प्रॉफिट। प्रॉफिट, देखो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 5 सोर्सेज ऑफ इनकम है फैक्टर इनकम, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, क्या कहते हैं, उसके अलावा रेंट रिसीव हो सकता है, इंटरेस्ट रिसीव हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है। प्रॉफिट किन लोगों को होता है, जो लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, यानी अपना खुद का जिनका बिजनेस है उन लोगों को प्रॉफिट होता है। अच्छा, यानी प्रॉफिट क्या है, रिवॉर्ड ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी जो मैं बिजनेस कर रहा हूं उसका रिवॉर्ड। कह रहा देखो जब सब कुछ पे कर देता हूं तो मेरे पास प्रॉफिट बचता है। इस प्रॉफिट को ना फर्दर डिवाइड किया गया, कहता प्रॉफिट को ना आप निकाल सकते हो कैसे, कह रहा एक होता है कॉर्पोरेट टैक्स, एक होता है रिटेन्ड अर्निंग्स, ये पहले लिखते हैं, एक होता है डिविडेंड एंड देन रिटेन्ड अर्निंग्स।
बेसिकली प्रॉफिट की क्लासिफिकेशन है कि प्रॉफिट को आप इन चीजों में यूज करते हो। कॉर्पोरेट टैक्स का तो मतलब ये है कि जो मैंने प्रॉफिट कमाया उसके ऊपर जो मैंने टैक्स पे किया गवर्नमेंट को, यानी टैक्स पेड टू गवर्नमेंट। उसके बाद डिविडेंड, जिन लोगों ने मेरे बिजनेस के अंदर पैसा लगाया हुआ है वो लोग कुछ रिटर्न मांगते हैं, तो बेसिकली ये डिविडेंड रिटर्न है। कैसा? जैसे कि मान लो कि मेरी कंपनी के अंदर पैसा लगाया वो किसी पर्सन ने और वो पर्सन प्रॉफिट में हिस्सा मांगता है, तो उस प्रॉफिट के हिस्से को बोला जाता है डिविडेंड। यानी कि ये दिस इज पार्ट ऑफ प्रॉफिट पेड टू शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? जिन लोगों ने बिजनेस में पैसा लगाया, ठीक है, तो उन लोगों को जो पार्ट ऑफ प्रॉफिट किया गया उसको डिविडेंड बोला गया। अच्छा, नेक्स्ट लास्ट रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स का पैसा मतलब देखो मेरे पास एक टोटल प्रॉफिट था, इसमें से ये मैंने कॉर्पोरेट टैक्स गवर्नमेंट को पे कर दिया, इसमें से डिविडेंड पे कर दिया, यानी कि जो पार्ट ऑफ प्रॉफिट था शेयर होल्डर्स मालिक लोगों को पे कर दिया, जो भी इसमें पैसा लगाया था बिजनेस ने उन लोगों को पे कर दिया। इसके बाद जो पैसा बच गया मैंने कुछ पैसा बिजनेस में ही अनसर्टेन इवेंट्स के लिए, फ्यूचर के लिए बचा के रखा गया, जिसको बोला गया रिटेन्ड अर्निंग्स। तो बेसिकली अगर मुझे टोटल प्रॉफिट निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इन तीनों कंपोनेंट्स को ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने इनकम मेथड के 4 कंपोनेंट्स पढ़ लिए, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। प्रॉफिट को फर्दर 3 पार्ट्स में बांटा गया, आपको इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए, ठीक है। तो अब हमने लास्ट कंपोनेंट है हमारा उसको करते हैं और ये हमारा इनकम मेथड खत्म हो जाएगा। हाँ जी, जो हमारा लास्ट कंपोनेंट है फैक्टर इनकम का वो है हमारा मिक्स्ड इनकम। मैंने आपको बताया था मिक्स्ड इनकम बेसिकली अगर इसको मैं लेमन लैंग्वेज में बात करूं तो रेजिडुअल इनकम का हेड है, यानी बची कुची इनकम। जो मेरे 4 सोर्सेज ऑफ इनकम थे इससे पहले, उनके अलावा जो भी इनकम होगी वो मिक्स्ड इनकम में आएगी। सर जनरली किन लोगों की इनकम मिक्स्ड इनकम में आती है? यहां पर आती है सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की इनकम। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब जैसे मान लो कोई फार्मर है, ठीक है, उसके अलावा मैं टीचर हूं। अगर मैं टीचर हूं तो मेरी इनकम देखो, मैं कोई बिजनेस नहीं कर रहा, ठीक है, तो मेरे को कोई सैलरी नहीं दे रहा, तो यानी ऊपर के जो 4 सोर्सेज है उनमें मेरी इनकम कहीं नहीं आई, तो मेरी इनकम आएगी मिक्स्ड इनकम में। तो मिक्स्ड इनकम के अंदर बेसिकली किन लोगों की इनकम आती है? सेल्फ एम्प्लॉयड जो लोग हैं उनकी इनकम आती है मिक्स्ड इनकम में। सो मिक्स्ड इनकम मैंने 5 कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम यानी इनकम मेथड को कैलकुलेट करें। अगर हम यहां पर एक रिवीजन करें इनकम मेथड के, हमने 5 कंपोनेंट्स पढ़े। फर्स्ट पढ़ा हमने कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, सेकंड पढ़ा हमने रेंट एंड रॉयल्टी, थर्ड हमने पढ़ा था इंटरेस्ट, देन हमने पढ़ा प्रॉफिट और फाइनली हमने पढ़ा मिक्स्ड इनकम। अगर मैं फर्दर बात करूं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज की, तो इसको हमने 3 पार्ट्स में बांटा था। वो क्या क्या थे? वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड और एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। इस तरीके से आप एक चार्ट तैयार कर सकते हैं रिवीजन के लिए। रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट पढ़ा हमने, प्रॉफिट को फर्दर 3 पार्ट्स में बांटा था। बोला था कि एक हमारा कॉर्पोरेट टैक्स हो सकता है, इसके अलावा एक हमारा रिटेन्ड अर्निंग्स हो सकता है और एक हमारा डिविडेंड हो सकता है। तो ये हमने 3 पार्ट्स में प्रॉफिट को बांटा था और फाइनली मिक्स्ड इनकम जो अभी पढ़ा। देखिए ये था हमारा इनकम मेथड और इनकम मेथड से हम लोग कैलकुलेट करते हैं एनडीपीएफसी, यानी इनकम मेथड से हमारा एनडीपीएफसी निकल आता है। अगर हम देखिए ये 5 कंपोनेंट्स को ऐड करें तो हमारा इनकम मेथड के अंदर ही एक कंपोनेंट और है, यानी एक कॉन्सेप्ट और है जो है ऑपरेटिंग सरप्लस। कह रहा है अगर आप सिर्फ इन 3 चीजों को रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये 3 चीजों को ऐड करोगे तो आपका एक कंपोनेंट निकलेगा जिसका नाम रखा गया ऑपरेटिंग सरप्लस। तो आपको एग्जाम्स के अंदर ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने को भी बोल सकता है। तो आप बेसिकली रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को ऐड करोगे तो आपका ऑपरेटिंग सरप्लस निकल आएगा। तो ये था आपके सामने इनकम मेथड। अब सर इनकम मेथड से हमने एनडीपीएफसी तो निकाल लिया, इसको हम नेशनल इनकम में कैसे बदले? अरे ये तो बहुत आसान है, मैंने आपको सिखाया हुआ है। ये देखिए आपने क्या निकाल लिया, एनडीपीएफसी।
and you want to reach a national income that is NNP FC, तो आपने क्या करना है, सिर्फ डोमेस्टिक को चेंज करना है नेशनल पे, तो आप इसके अंदर NFIA को ऐड कर देंगे और आप नेशनल इनकम पे पहुंच जाएंगे। बिल्कुल सिंपल। तो ये हमने आज नेशनल इनकम कवर किया। हम इस चैप्टर का लास्ट एक टॉपिक है जो इनकम मेथड का लास्ट टॉपिक है, प्रिकॉशंस ऑफ नेशनल इनकम, यानी कि आपने नेशनल इनकम प्रिकॉशंस ऑफ इनकम मेथड, यानी कि जब इनकम मेथड यूज करेंगे तो उन प्रिकॉशंस को यूज करना है। बेसिकली आपके 90% प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में अगर कोई डाउट आएगा तो वो उन प्रिकॉशंस से सॉल्व हो जाएगा। तो वो प्रिकॉशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते हैं उनको और ये टॉपिक को खत्म करते हैं। सो हमारा लास्ट टॉपिक है प्रिकॉशंस ऑफ इनकम मेथड, यानी इनकम मेथड यूज करते हुए फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम आपने इन प्रिकॉशंस को ध्यान में रखना है। बेसिकली ये वाले पॉइंट्स को ध्यान में रखना है कि आपने इनको अपनी नेशनल इनकम में ऐड नहीं करना। देखिए मैंने आपको जब इनकम मेथड स्टार्ट करवाया आपको साफ साफ बताया कि जो हमारी फैक्टर इनकम है उन सबको टोटल करेंगे तो हमारा नेशनल इनकम निकलेगा, NDPFC निकलेगा। तो बेसिकली यहां मैं वो वाले पॉइंट लिखने वाला हूं जो फैक्टर इनकम नहीं है बट दे आर टू बी ट्रीटेड एज फैक्टर इनकम, जो मान लिए जाते हैं कभी कभी उनको ट्रीट कर लिया जाता है। जैसे सबसे पहले बोलते हैं कि अगर कोई ट्रांसफर इनकम हो, ये तो हम सबको ऑलरेडी पता है, अगर कोई ट्रांसफर इनकम हो तो उसको आपने नेशनल इनकम में ऐड नहीं करना, इनकम मेथड के अंदर इंक्लूड नहीं करना। ट्रांसफर इनकम कौन सी होती है, जो कि यूनिलैटरल ट्रांसफर होते हैं, यानी वन साइडेड, जिनके बदले में कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होती, कोई लायबिलिटी नहीं बनती, कुछ देना नहीं होता, ऐसी कोई इनकम हो तो ऐड नहीं होगी। सेकेंड, अगर आपको कोई पैसा मिल रहा है सेकेंड हैंड गुड्स को सोल्ड करके, तो वो भी ऐड नहीं होगा। यानी आपने कुछ पैसा कमाया कोई सेकंड हैंड गुड्स बेच के, मेरे पास पुरानी कार थी मैंने उसको बेच दिया, क्या वो आएगा? वो बिल्कुल नहीं आएगा। रीजन बिकॉज कि जब वो कार ओरिजिनली बिकी होगी तब उसकी इनकम ऐड हो चुकी होगी। अगर अभी मैं फिर से कर लूंगा वो डबल काउंटिंग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। थर्ड, अगर मैं कोई सेल करता हूं शेयर्स, डिबेंचर्स, यानी बेसिकली अगर मैं कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी सेल करता हूं तो वो भी ऐड नहीं होगी। रीजन बिकॉज कि जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज होती हैं वो कोई आउटपुट में एडिशन नहीं करती, यानी वो तो बस पेपर ट्रांसफर है, टाइटल ट्रांसफर हो रहा है पेपर्स के ऊपर और कुछ नहीं होता उनसे। अच्छा, फोर्थ, विंडफॉल गेन्स। विंडफॉल गेन्स का मतलब है ऐसी इनकम जो आपने कभी कभी कमाई है। सपोज मेरी लॉटरी निकल गई, मैं घोड़े की रेस में जीत गया, हॉर्स रेस में जीत गया मैं, तो ये विंडफॉल गेन्स है, तो ये वाली इनकम भी ऐड नहीं होगी। फिफ्थ, पेमेंट आउट ऑफ पास्ट सेविंग्स, यानी मैंने पहले से कोई पैसा बचाया हुआ था किसी पर्सन ने, उसने मुझे उसमें से कोई पैसा दिया, इनकम दिया, यानी कि वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्ट। जैसे सपोज ये मान लो कि मैंने किसी के लिए कोई काम किया और उसने मुझे अपनी वेल्थ से पे किया, तो वो यहां नहीं आएगा। यानी ये बेसिकली वेल्थ का ट्रांसफर होता है, और जब वेल्थ ओरिजिनली कमाई गई होगी तब यहां पर ऐड हो चुकी होगी, तो इसीलिए दोबारा इसको ऐड नहीं करना। इसके अलावा कुछ पॉइंट और बन सकते हैं, आप जो भी बुक रेफर कर रहे हैं उसमें आपको पॉइंट देखने को मिल जाएंगे, पर बेसिकली 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, मैंने आपको करवा दिए। तो इसी के साथ हमारा इनकम मेथड जो था वो पूरा हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हमने मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के दूसरा मेथड जो था हमारा इनकम मेथड वो कंप्लीट कर लिया है, यानी हम वैल्यू एडेड मेथड और इनकम मेथड को कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा नेक्स्ट मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड, जो हम नेक्स्ट पार्ट में, इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में खत्म करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, या फिर मुझे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो करें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।